Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th of September 2021। 30 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले वही चीज़ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। उसमें बिल्कुल शर्माने का नहीं है ना, खुल के लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई घर वाले मना नहीं करेंगे आपको लाइक करने में। तो दैट इज़ द थिंग। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया ज़रूर कि कई लोगों ने कल मुझको रिक्वेस्ट भी भेजी थी और मार्क्स भेजे थे प्रीलिम्स के। 4 से 5 केस ऐसे थे, मैं आपको बता सकता हूँ, बाय नेम बता सकता हूँ, बट नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे लड़के थे जिनका सी सैट नहीं क्लियर हुआ है। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कई बार क्या होता है, हम लोग जीएस में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि सी सैट को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं। तो प्लीज़ डू गिव टाइम टू सी सैट एज वेल, है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सी सैट का कोर्स हमने किया था वैसे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बिल्कुल निल हैं मैथमेटिक्स में या तभी आप उसको ज्वाइन करें। देखो, मैं पहले भी क्लियर रखता हूँ चीज़ों को, आज भी क्लियर रख रहा हूँ कि अगर आप निल हैं तो ही आप ज्वाइन करें। अगर क्या होता है, कई बार आप लोगों को आती रहती है मैथ्स एंड आप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि सर मैथ्स का कंटेंट ऐसा ऐसा, तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सी सैट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कल क्वेरी की थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कौन से लोग ज्वाइन करें। वो लोग ज्वाइन करें जिनकी मैथ्स बिल्कुल वीक है, जिनको हर चीज़ थोड़ा मतलब अच्छे से समझनी है और बिल्कुल वीक है, उनके लिए वो लेक्चर्स हैं, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपसे आती है, ऑलरेडी आते हैं और आप एक्सपर्ट हैं, तो आप उसको ना ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा। लिंक मैंने आप नीचे डाल दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले आज के सवाल देखते हैं, क्वेश्चंस फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। पहला सवाल है, के कस्तूरी रंगन कमेटी वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ विद रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो के कस्तूरी रंगन अभी नीचे किस कारणों से न्यूज़ में थी। पहला है टू स्टडी द मॉनसून, टू डिवाइज द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, टू स्टडी द प्रेजेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड ऑफ इंडिया, या टू स्टडी द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया। अटेम्प्ट करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आराम से आंसर कर सकते हैं ना। तो दैट इज द थिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रिस्पेक्ट टू हवाना सिंड्रोम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हवाना सिंड्रोम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट रिफर्स टू सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूएस इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल्स इन वेरियस कंट्रीज। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इन्वॉल्व सिम्टम्स सच एज हियरिंग सर्टेन साउंड्स विदाउट एनी आउटसाइड नॉइज बीइंग प्रेजेंट, नॉशिया, वर्टिगो, हेडेक्स, मेमोरी लॉस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, with reference to blue flag certification consider the following statements। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अवॉर्डेड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, रिसेंटली द पालोलेम बीच ऑफ गोवा रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत, ठीक है ना। तो लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। पहला सवाल था, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करेगा, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। दिस शुड नॉट बी अ वन वे प्रोसेस, दिस शुड बी अ 2 वे प्रोसेस। आपको भी अपना एक तरीके से वो देना है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। नाउ पहला जो सवाल था के कस्तूरी रंगन कमेटी का, तो इसका सिंपल सा आंसर है ये आपका टू डिवाइस द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो इसको देते हैं, ठीक है। देन दूसरा मैं आपको तीसरा सवाल मैंने आपसे जो पूछा था वो था हवाना सिंड्रोम के रिगार्डिंग। हवाना सिंड्रोम के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि हवाना सिंड्रोम में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, मतलब उनको क्या होता है कि यूएस इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, उनको नॉशिएटिंग, वर्टिगो और ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं जब वो दूसरे कंट्री में प्रेजेंट होते हैं। तो यही हवाना सिंड्रोम है ना। क्यूबा से ये स्टार्ट हुआ था, क्यूबा की कैपिटल हवाना से ये स्टार्ट हुआ था, इसलिए तो हवाना सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आपको याद रखना कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का पहला स्टेटमेंट तो सही है। देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है उसमें यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन जिसका नाम यहाँ पे लिखा है, और IUCN, ये 4 मिल करके देते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से इनका बता दूं आप लोग को लिख के। तो इसमें 4 कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया एक, ठीक है ना। फिर UNWTO यानी कि
यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये टूरिज्म के लिए रहेगा टीओ, है ना। फिर फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं फी, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। और चौथा है आईयूसीएन, आईयूसीएन है ये 4। तो बेसिकली दीज आर द 4 बॉडीज विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस। ये 4 बॉडीज हैं जो कि एक्चुअली इन्वॉल्व रहती हैं। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये मैंने फी का ही लिखा हुआ है, तो आई होप यू पीपल गॉट दैट। एंड इसका जो पहला है वो तो सही है, दूसरा ज़रूर गलत है क्योंकि अभी रिसेंटली पलोलेम बीच को नहीं दिया गया है। इंडिया में ऐसे 10 हैं, जैसे गोल्डन बीच उड़ीसा का है, शिवराजपुर गुजरात का है, कप्पड़ केरला का है, घोगला बीच दीव का है, राधानगर अंडमान एंड निकोबार का है, कासरकोड कर्नाटका का है, पाडुबिद्री बीच कर्नाटका का है, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का है, कोवलम बीच तमिलनाडु का है, ईडन बीच पुडुचेरी का है। तो कोवलम और ईडन बीच अभी रिसेंटली थे, है ना कि पलोलेम बीच। तो यहाँ पे आपको याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज पीएम केयर्स नॉट बीइंग कवर्ड अंडर आरटीआई। अब पीएम केयर्स फंड जो है उसको आरटीआई के अंदर कवर नहीं किया गया, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये प्रीलिम्स में या मेंस में आपसे पूछा जाएगा, है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, यूनियन मिनिस्टर काहे के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च है जिसका नाम है जन केयर। यू कैन सी द प्रोग्राम, इसका नाम है जन केयर। एंड ये एम्ड है बेसिकली टू आइडेंटिफाई 75 स्टार्टअप्स इनोवेशंस इन टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ, मोबाइल हेल्थ, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो 75 स्टार्टअप्स ऑफ इनोवेशन जो है उनको पता करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए ये प्रोग्राम जन केयर नाम का प्रोग्राम है ना। एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जितेंद्र सिंह है, उन्होंने इसको लॉन्च किया जन केयर प्रोग्राम। और 75 स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, मोबाइल हेल्थ, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब आप सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम के अंतर्गत ये किया गया है प्रोग्राम। एंड इसमें बेसिकली अगले 25 सालों का रोड मैप है एक तैयार किया गया था कि एसेट्स बना लिए जाएं फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ऑफ दिस कंट्री। एंड 75 बेस्ट चूजन स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक्स की परफॉर्मेंस देख करके, इंडियन ओवरसीज बैंक की परफॉर्मेंस देख करके जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने इंडियन ओवरसीज बैंक को पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसको क्या होता है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आरबीआई डिसाइड करता है कि कौन सा बैंक पीसीए के अंदर रहेगा, कौन सा बैंक पीसीए के बाहर जाएगा, ठीक है ना। अगर आपकी परफॉर्मेंस कहीं वीक है तो आपको पीसीए के अंदर डाल देंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस किसी हर पैरामीटर में ठीक हो जाती है तो आपको पीसीए के बाहर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला पैरामीटर है मिनिमम कैपिटल, रेगुलेटरी कैपिटल, मतलब हर बैंक के पास एक मिनिमम अमाउंट का रेगुलेटरी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना, पहला पैरामीटर है। दूसरा एनपीए का लेवल, एनपीए का लेवल आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है कि भाई इससे ज़्यादा अगर एनपीए आपका है तो आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर कर डाल दिया जाएगा, और अगर एनपीए आपका कम है तो आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तीसरा है लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लेवरेज रेशियो मतलब कि कंपनी का डेट कितना है, मतलब वो कंपनी के पास डेट कितना है और जो भी उसके पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो कितने हैं। मतलब कि कल को अगर आपकी इनकम होती है तो आप कितना पैसा आपको डेट देने में चला जाएगा और कितना आपके नॉर्मल ऑपरेशंस में रहेगा। तो ये जो होता है ये इसका एक जो रेशियो निकालते हैं अपन कि डेट टू टोटल कैपिटल, मतलब आपके पास कितना है कि आप अपनी डेट चुका करके अपने कंपनी के पास रख सको या अपने बैंक के पास रख सको, वो उसका लेवरेज रेशियो कहलाता है। अगर कंपनी का लेवरेज रेशियो ज्यादा है इसका मतलब कि कंपनी डेट ज़्यादा यूज़ कर रही है अपने फाइनेंसेस के लिए, है ना। और अगर कंपनी का लेवरेज रेशियो ज़्यादा रहेगा तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, मतलब कि उस जगह पे नहीं जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी सारा का सारा डेट से ही कर रही होगी उसके पास कौन जाना चाहेगा। अगली है NEIA स्कीम, NEIA स्कीम। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है NEIA स्कीम के लिए 1650 करोड़ रुपए ग्रांटीनेड फॉर 5 ईयर्स, ये भी निकाल दिए गए हैं। NEIA क्या है, नेशनल एक्सपोर्ट
इंश्योरेंस अकाउंट। याद रखिएगा स्कीम का नाम क्या है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम 1650 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए दिया गया है। बेसिकली क्या है, जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन करना और एक्सपोर्ट का इंश्योरेंस करना, इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, है ना। और इसमें जॉब्स भी नए क्रिएट होंगे और फॉर्मल सेक्टर में भी कुछ जॉब्स क्रिएट होंगे। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस स्कीम, है ना। So that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that. Probe shows use of toxic material in the firecrackers. अब यहाँ पे जांच के बाद पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भैया हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना जरूरी है कि हार्मफुल केमिकल्स हैं कौन कौन से। एज पर द सुप्रीम कोर्ट 2018 में उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, 2018 में, है ना। 2018 में उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आपके जो मतलब कि हार्मफुल केमिकल्स उसमें आएगा बैरियम। बैरियम एक इम्पॉर्टेंट है। देन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एंटीमनी हो गया और आपका जो कैडमियम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। दीज आर हार्मफुल केमिकल्स और इनका यूज़ नहीं करना। मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी का यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आर्सेनिक का यूज़ नहीं करना, आर्सेनिक शुड नॉट बी यूज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे थी और इनका यूज़ किया जा रहा है। बैरियम एक्चुअली में यूज़ करता है कलर्स एंड ये सब प्रोवाइड करने के लिए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन अगेन मूव विद मी। यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो है अ फंड विदाउट अ केयर फॉर आरटीआई। अब पीएम केयर्स के ऊपर ये क्रिटिक लिखा गया है कि ये एक ऐसा फंड है जो बिल्कुल आरटीआई की केयर नहीं करता है। नाम पीएम केयर है लेकिन केयर नहीं करता। सबसे पहली बात ऑथर ने जो बोली है वो ये बोला है कि जो एक्रोनिम बनाया गया है पीएम केयर्स का, यानी प्राइम मिनिस्टर केयर्स, उसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फॉर द पीपल। आपने पहले तो उसका पूरा जो एडवांटेज है वो अपने लिए ले लिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे फंड का जो पूरा फायदा है वो अपने लिए रख लिया, है ना। एंड जो स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है वो हटा दी। मतलब कि आपने फायदा भी ले लिया, आपने पैसा भी लोगों से ले लिया और उसका जो जब उसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करने की बात आई तो आपने कहा नहीं ये तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। अब यहाँ पे ऑथर ने पहले दूसरे फंड्स का नाम बताया है जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जिनका ऑलरेडी आरटीआई के अंतर्गत आते हैं, जिनका ऑलरेडी ऑडिट होता है। उन फंड्स की कितनी बेइज्जती की जा रही है। तो ऑथर ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में जो लाया गया था उसके अंतर्गत एक फंड है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के नाम से बनाया गया है। दैट इज अ स्टैट्यूटरीली कॉन्स्टिट्यूटेड फंड, पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसको इग्नोर किया जा रहा है और इसको इग्नोर करके हम क्या ला रहे हैं, एक अनआंसरेबल, एक कंट्रोवर्शियल, एक नॉन अकाउंटेबल व्हीकल हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब पीएम केयर्स कैसा है, नॉन अकाउंटेबल है, कंट्रोवर्शियल है, अनआंसरेबल है ना। और हमने एनडीआरएफ को कहीं ना कहीं जो कि अकाउंटेबल था, जो कि आंसरेबल था, उसकी वैल्यू घटा दी। दूसरी चीज ऑथर ने कही है कि इसके अलावा पीएम एनआरएफ वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से चल रहा है, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, है ना। तो वो उसकी वैल्यू भी आपने घटा दी और आपने किसको सेंट्रलाइज कर दिया, पीएम केयर्स को सेंट्रलाइज कर दिया। आपने बोला कि भैया इसमें लोगों, और पीएम केयर्स के बनाने का तरीका क्या था, ऑथर ने कहा पीएम केयर्स को बनाने के लिए किया क्या गया है। ना कोई गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, ना कोई उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑर्डर निकाला, सिर्फ क्या किया, एक वेबसाइट का पेज बना दिया, बोला पीएम, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें गुहार लगा दी, पीएम की फोटो लगा दी, सत्यमेव जयते का अशोक स्तंभ लगा दिया, है ना। ये सारी चीजें आपने कर दी और उसके बाद वो चालू हो गया। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि दिस इज द थिंग विच इज हर्टिंग अ लॉट एंड द फैक्ट इज दैट जो बहुत सारा पैसा है जो पीएमएनआरएफ में है अभी बचा हुआ है ना। एंड लेकिन उसको गवर्नमेंट यूज नहीं कर रही। क्यों नहीं यूज कर रही, क्योंकि पीएमएनआरएफ में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी ट्रस्टीज हैं। तो पीएमएनआरएफ के ट्रस्टीज में लीडर ऑफ अपोजिशन भी इंक्लूडेड है और प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो उस फंड का यूज नहीं करती है और अब किसका यूज कर रहे हैं, वो पीएम केयर्स का यूज कर रहे हैं एज पर द ऑथर, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि वही आलिया थी, हमने क्रिएट करने के लिए केवल एक वेब पेज बना दिया और उसके बाद ये चालू हालत में आ गया, ठीक है ना। ऑथर ने ये कहा है कुल मिलाकर के कि दिस इज वेरी रॉन्ग। पीएम केयर्स फंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है
और इसका जो पैसा कलेक्ट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है, ठीक है ना। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये पैसा जा रहा होता तो इसका ऑडिट होता है ना, क्योंकि सीएफआई का ऑडिट होता है जो कि कैग करता है, लेकिन इसका ऑडिट भी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग कि कैग इसका ऑडिट नहीं करेंगे। अब ऑथर ने यही कहा कि दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज हाईली रॉन्ग, कि आप क्या कंडीशंस मानते हैं कि किसी बॉडी को पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया जाए। ये पब्लिक के लिए यूज हो रहा है एंड गवर्नमेंट ने बोला है कि ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट तो है लेकिन उसको पब्लिक अथॉरिटी नहीं बना रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है कोई चीज लेकिन वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, है ना। व्हाई इज सो ओपेकनेस इन दैट केस, इसमें इतनी ओपेकनेस क्यों रखी गई है, दैट इज द बिग क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने गुहार लगाई है कि भैया इस फंड को भी आप एक पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करो और इसका लोगों को पता होना चाहिए। दिस फंड शुड बी क्वेश्चनेबल। इसको सेक्शन 2H जो आता है, सेक्शन 2H याद रखेगा आपका, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 2H होता है जो कि पब्लिक अथॉरिटी की रिगार्डिंग है, तो इसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करना चाहिए अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट, और ये क्वेश्चनेबल होना चाहिए। दिस फंड शुड बी क्वेश्चनेबल, है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये गैप्स जो हैं, जो नॉलेज गैप है, जो पब्लिक को है, जो दूसरी पार्टीज को है, वो गैप खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि आपने अगर इसको पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना है तो क्यों यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की फोटो है, क्यों यहाँ पे नेशन के सिंबल्स लगे हुए हैं इसके वेब पेज में, क्यों ट्राई कलर लगा हुआ है, क्यों अशोक स्तंभ लगा हुआ है, तो व्हाई आर ऑल दीज थिंग्स बीइंग यूज्ड इफ इट इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। अगर ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं तो क्यों ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, है ना। इसके अलावा इसका जो पैसा है वो सीएफआई में जाता नहीं है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ रह गई, कहाँ पे आपका वो क्लैरियन कॉल जो था कि करप्शन के अगेंस्ट हमें, वो कहाँ रह गया, ठीक है ना। दैट इज द बिग क्वेश्चन विच ऑथर हैज आस्क्ड। एंड ऑथर ने इसके अलावा कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन है ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फॉर दिस फंड। अगर आप इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हैं और आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसका मतलब है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, यू आर होल्डिंग अ पोजिशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑथर हैज रेज्ड, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑथर ने यहाँ पे रेज किया है। एंड इफ द पीएम केयर्स फंड इज अनकनेक्टेड विद द गवर्नमेंट देन द फंड कुड बिकम एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द बिग थिंग विच ऑथर सेज कि यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर आपने इसको अगर प्राइवेट पब्लिक बॉडी नहीं मानते हैं तो फिर एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये केस हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। एंड ऑथर ने फाइनली यही रिक्वेस्ट की कि आपको क्या करना चाहिए कि इसको तुरंत की तुरंत इसकी जो एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के सामने लाना चाहिए। इसका यूज़ कहाँ से हो रहा है, कौन इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस यहाँ पे इसको आरटीआई के अंदर ला करके आप क्वेश्चनेबल बनाओ, आंसरेबल बनाओ, और इसके अलावा आप इसको बाकायदा ऑडिट करवाओ, जो भी इस पर रिक्वायर्ड बॉडी उसके थ्रू इसका ऑडिट करवाओ। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आगे मूव करते हैं, अगला आर्टिकल जो है वो है अ लेसन फ्रॉम चाइना ऑन द गिग वर्कर्स राइट। अब यहाँ पे पहले तो कैटेगरी ऑफ वर्कर्स अपन जान लें, गिग वर्कर्स और एक होता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स होते हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, ठीक है ना, वो शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट के लिए आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। मैं सपोज 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी वर्कर के साथ, तो गिग इकोनॉमी कहलाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली इकोनॉमी है। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो आपके कैसे वर्कर्स होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे कि सपोज जोमेटो हो गया, जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है, ओला हो गया, ऊबर हो गया, ये सारे जो हैं ये प्लेटफॉर्म्स है, और ये प्लेटफॉर्म्स में जो काम करते हैं अलग अलग तरीके से वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे ऑथर जो है सौम्या अशोक, उनका ये कहना है कि इस केस में अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड की डेफिनेशन में आते नहीं हैं और ना ही वो आते हैं बेचारे ऑर्गेनाइज्ड की डेफिनेशन में। तो ऐसे में वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि सबसे पहली बात तो जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स ने रिसेंटली पिटीशन लगाया है, इसमें वो किया है कि हमको तुरंत अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की कैटेगरी में रखा जाए, ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का है उसका वो फायदा उठा सके, ठीक है ना। दिस इज द बिग थिंग दे आर आस्किंग कि उनको तुरंत अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट का जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंदर रखा जाए, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। ये स्विगी, जोमेटो और ये जो टैक्सी एग्रीगेटर्स ओला ऊबर के लोग हैं ना, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है चाइना का, जिसमें चाइना ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है चाइना के, जिसका नाम है मिटुआन और एली.मी। मितुआन और एली.मी जो हैं ये वहाँ के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ के डुओपोली है, ये दोनों 90% मार्केट कवर कर रखे हैं।
तो इनको वहाँ की गवर्नमेंट ने फोर्स किया है टू रजिस्टर। ये लोग क्या करते थे, वहाँ के वर्कर्स को फोर्स करते थे कि वो इंडिपेंडेंट बिजनेस के रूप में खुद को रजिस्टर करें, है ना। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको ये चीज़ करने से मना किया एंड दे हैव सेड दैट कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ के वर्कर्स ने, लेबर्स ने भी कंप्लेंट की थी वहाँ पे ये मुद्दा उठा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे वही ऑथर ने कहा कि हमको वहाँ से ये चीज़ लेनी चाहिए और इन वर्कर्स को एटलीस्ट कुछ सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर अगर डालना चाहिए, और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की कैटेगरी में भी अगर आप डाल देते हैं तो फिर कम से कम ये लोग थोड़ा सा जो उसके बेनिफिट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का जो एक्ट है 2008 का, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग. In China, the government is now focused on common prosperity, which seeks to narrow a widening wealth gap that threatens the country's economic rise. तो चाइना वहाँ पे अपने कंट्री में वेल्थ गैप जो था उसको कम करने में लगा हुआ है, एंड इसीलिए जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है उनकी स्क्रूटनी उन्होंने ज़्यादा कर दी है. सेम हमको भी करने की ज़रूरत है ना. और जोमेटो ने तो हाल फिलहाल में IPO भी अपना रिलीज़ किया था जुलाई में, जिसके बाद उनको और ज़्यादा पैसा वहाँ पे उनको मिल चुका है. तो ऐसे में तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, उनको देना भी चाहिए. दैट इज़ द बिग थिंग, है ना. इसको याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं. आर्मी टू गेट 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स एट 3,850 करोड़. तो आर्मी जो है उसको 3,850 करोड़ में एडवांस हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं. एंड दीज आर द मतलब की प्रपोजल्स यही कि इसमें गाइडेड एम्यूनिशन, रॉकेट एम्यूनिशन और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर, लाइट हेलीकॉप्टर्स, ALH जिसको बोलते हैं, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, वो इनको मिलने वाला है. ये DAC यानी कि ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसका अप्रूवल दिया है. DAC याद रखिएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बोलते हैं इसको. हेड कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करता है. सॉरी, डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करता है. दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है UPSC में, ठीक है ना. तो DAC इसको हेड कौन करता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है. और एक और चीज़ की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है? तो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है ना. डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है DAC को, और प्राइम मिनिस्टर हेड करता है CCS को, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को. आगे मूव करते हैं. 24 लाख प्राइमरी स्टूडेंट टू गेट मील. मिड डे मील का नया नाम बना दिया गया है. मिड डे मील को नया कर दिया गया है, ये JK वॉल पुट्टी लगा करके उसका नया नाम PM पोषण कर दिया गया है, ठीक है ना. तो PM पोषण इज़ द न्यू नेम फॉर द मिड डे मील. वही चीज़ है, पुराना बम है, नए पैकेट में आया है बस, है ना. दैट इज़ द थिंग. एंड थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं. पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मिड डे मील में जो कैलोरीज थी वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी थी, अपर प्राइमरी के लिए 700 कैलोरी थी. प्रोटीन कंजम्पशन प्राइमरी के लिए 12 ग्राम था, अपर प्राइमरी के लिए 20 ग्राम था, ठीक है ना. सिंपल से बात, आपको ये पता होना चाहिए. अब आगे मूव करते हैं. सेंटर ने रीब्रांड कर दिया है 26 साल पुराना, यानी कि 1995 में आया था आपका मिड डे मील. मिड डे मील कब आया था? 1995 में. और 26 साल बाद उसको रीब्रांड करके क्या कर दिया गया है? PM पोषण कर दिया गया है, ठीक है ना. अब PM पोषण में क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इंक्लूड की गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपने देखी है उसमें प्राइमरी के पहले प्री प्राइमरी भी है ना. तो वो प्री प्राइमरी भी इंक्लूड कर दी गई है. ये आपको याद रखना है कि इस पोषण में, PM पोषण के अंतर्गत, पोषण का फुल फॉर्म क्या बनाया इन्होंने? पोषण शक्ति निर्माण. पोषण शक्ति निर्माण इन्होंने बनाया है. इसका फुल फॉर्म यही करते रहेंगे ये लोग, और हम लोग भी, है ना. हम ये याद करते रहेंगे, ये बनाते रहेंगे. तो कुल मिलाकर के इन्होंने ये कहा कि 24 लाख नए लड़के जुड़ेंगे जो प्री प्राइमरी सेक्शंस के हैं ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स, तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा इन दैट पोषण, PM पोषण के अभियान के अंतर्गत, ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको. हाँ, लेकिन एक चीज़ है इंपॉर्टेंट है उसमें कि एक्चुअली में मिड डे मील जो है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो दो चीज़ें बोलती है. एक तो वो बोलती है कि प्री प्राइमरी के लिए भी मिले, और दूसरा वो ब्रेकफास्ट की भी बात करता है कि खाने के साथ, मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी मिले. बट अभी गवर्नमेंट जो है वो ब्रेकफास्ट पे साइलेंट है. ब्रेकफास्ट के लिए उनको 4,000 करोड़ का अलग से फाइनेंशियल आएगा वो, लेकिन उसको देने के लिए अभी इनके पास पैसे नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ज़रूर साइलेंट है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं. जापान के नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, एंड योशिहिडे सुगा जो थे वो अभी तक के प्राइम मिनिस्टर थे. अब जो नए हैं वो हैं फूमियो किशिदा. फूमियो किशिदा विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. नाजला बुदेन नेम्ड एज टूनिशियाज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर. तो टूनिशियाज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम क्या है? नाजला बुडेन. तो दैट इज द थिंग यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना.
So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.